क्या अनुभव रहा, ऐसा कुछ देखिए, आप आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी की बात कर रहे हैं। मैं जब वहाँ गया था जी। तो वहाँ पे चूँकि मेरे गुरु उस्ताद मशकूर अली ख़ान साहब, उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब, वहाँ पे मैं उनके पास तालीम लेता था उस समय। हाँ, चूँकि उस्ताद राशिद ख़ान साहब जो हैं वो हमारे अच्छा, सीनियर थे और आपके काफ़ी से। सीनियर हैं, मतलब मेरे से तकरीबन 11 साल बड़े हैं। जी। तो उनका भी सानिध्य मिला मुझे अच्छा। और उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। निसार हुसैन खान साहब से भी काफ़ी कुछ रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए या इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखने मिला। और वहाँ पे उस समय ऐसा था कि आप कहीं भी आप जाके सीख सकते हैं। अच्छा। मतलब मतलब एक पर्टिकुलर गुरु अलॉट किए जाते थे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी और के पास नहीं जा सकते। जी। आजकल ऐसा हो गया है, जी। एटलीस्ट आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में। जी। जी। तो पंडित अजय चक्रवर्ती थे उस समय। उनके मतलब अगर मैं कहूँ कि उनके उनके जो क्वार्टर दिया गया था उनको, उनके ऊपर ही बॉयज़ हॉस्टल था। तो हमको रोज़ ही सुबह सुनने मिलता था, कभी याद पिया कि आए गा रहे हैं, कभी सैयां बिना घर सूना गा रहे हैं, कभी भूपाली में गा रहे हैं, कभी यमन गा रहे हैं। तो वाह। हमको भी मिलता था। और वहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अगर घूम भी रहे हैं ना, तो सबकी निगाह आपके ऊपर रहती थी कि ये वाह, सिर्फ घूम रहा है कि पलटे कर रहा है। क्या बात है। सरगम पलटे हों, तान पलटे हों, इस तरीके से। तो वो एक बन जाता है वो कि किस तरीके से। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ टॉक नाउ के इस स्टूडियो में पंडित परितोष पोहनकर जी आए हुए हैं। आप संगीत की दुनिया में एक अनमोल सितारे हैं। पोहनकर जी ने इंदौर किराना घराने में संगीत शिक्षा प्राप्त की, गुरु शिष्य परंपरा से। वैसे तो उन्हें बाल्यकाल से ही घर में संगीत का संस्कार मिला। बाद में उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और आगे की पढ़ाई के लिए आपने आईटीसी में ज्वाइन किया। आईटीसी में रहते रहते आपने विश्व प्रसिद्ध हस्तियां जो उनके साथ रहीं और वे खुद भी विश्व स्तर के मंच पर अपनी गायकी प्रस्तुत करते रहे। और हमें इस बात को बताते हुए बड़ा हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से पुरस्कार प्राप्त किए और भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नया मुकाम दिया, उसे सम्मान दिया। तो मैं आप सबके बीच उन्हें लेकर आ रहा हूँ। तो परितोष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। जी। आप बचपन से संगीत से जुड़े रहे, जी। तो हमें बताना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत की ओर कैसे जुड़ा हुआ और कैसे आपको प्रेरणा मिली? मैं अगर ये कहूँ कि मैं बचपन जो है मेरा पिताजी के साइड से भी और मदर के साइड से भी दोनों तरफ से गाना था। तो मैं काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि घर में ही चूँकि गाना चलता है, मतलब शास्त्रीय संगीत पर्टिकुलरली, जी। जी। और निखालिस शास्त्रीय संगीत जिसे बोलते हैं, प्योर, तो वो चलता आया बचपन से। हम सुनते आए, बड़े बड़े आर्टिस्टों को सुनते आए, तो वो एक संस्कार बनता गया। फिर कभी कभी गुनगुनाना भी होता था। तो मतलब वहाँ पे जैसे मेरी पैदाइश जो है इंदौर की है, तो इंदौर में मेरे नाना जी हैं पंडित कृष्णराव मजूमदार जी, जिनको मामा साहब मजूमदार कहते हैं। तो अब वो भी गुरु शिष्य परंपरा में सीखे हुए हैं। उन्होंने किस तरीके से फिर तालीम शुरू की और वो अपने शागिर्दों को कैसे वो सिखाते थे, वो भी हमको एक संस्कार मिला कि किस तरीके से सिखाना चाहिए। जी। जी। क्योंकि अलग अलग शागिर्द होते हैं और अलग अलग उनका एक ग्रास्पिंग पावर होता है। तो परितोष जी, मैं जानना चाहूँगा जी। कि इंदौर में आपका
लालन पालन हुआ, तो इंदौर में मेरी पैदाइश हुई। तो इंदौर घराना और किराना घराना ऐसा प्रचलित है संगीत की दुनिया में। जी। और फिर आमिर खानी शास्त्रीय संगीत भी कहा गया। जी। तो आप का रुझान जैसे हुआ तो किस तरह से क्रम आपका बना सीखने का? पहली चीज़ तो ये है कि मैं पहले मेरे गुरु तो नाना जी ही हैं जी, पंडित कृष्णराव मजूमदार। और उनके बाद फिर मैं इंदौर में ही चूँकि रहता था मैं, तो पंडित गोस्वामी गोकुल उत्सव जी महाराज जो हैं जी, इंदौर घराने के, जिनका मठाधीश थे वो, उनका मठ था मल्हारगंज इंदौर में। तो तब तो मैं स्कूल में था, तो वहाँ मठ से मतलब मंदिर भी था? मंदिर है, उनके यज्ञ चलते थे। अच्छा, मठाधीश जी से बोलते हैं। मठ किस भगवान का मठ था ऐसा? श्री कृष्ण भगवान। जी, अच्छा, जी, जी। तो वहाँ पे वो भी एक संस्कार मिला कि भगवान हैं और भक्ति है, और तो भक्ति भाव से कैसे गाना है, कैसे डूब के गाना है, वो भी एक चीज़ थी। भजन और वहाँ पे तकरीबन 7 साल मैं सीखा जी, पंडित गोस्वामी गोकुल उत्सव जी महाराज के पास। उन्हीं के पास मतलब मठ में आना जाना इनिशियली हुआ, फिर बाद में उनके साथ ही मठ में ही रहते हुए गुरु शिष्य परंपरा में मैंने तालीम ली। और वहाँ ख्याल, सेमी क्लासिकल और हवेली संगीत जो कहते हैं वो भी सीखा। और उसके बाद फिर मेरा चयन हो गया आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी जो कोलकाता की। आईटीसी में चयन का मानदंड क्या रहता है? वहाँ पे ऐसा है कि पहले तो आपको एक रिकॉर्डिंग भेजना पड़ता है अगर प्रोसेस प्योरली जानना चाहते हैं। तो वहाँ पे पहले एक 25 मिनट का एक रिकॉर्डिंग भेजना पड़ता है जी, चूँकि उस समय तो कैसेट्स वगैरह चलती थी। जी। तो कैसेट पे और स्टूडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, अच्छा, विद क्लैरिटी। तो 25 मिनट का एक पूरा राग आपको रिकॉर्ड करके भेजना है। क्या इंदौर में उस समय ऐसी सुविधाएं थी, स्टूडियो की सुविधा या रिकॉर्डिंग? हाँ, अच्छा, स्टूडियोज थे जी, ये थे। और चूँकि मेरा मतलब मेरे पिताजी का उस समय ट्रांसफरेबल जॉब था। जी, जी। तो हम उस समय मुंबई आ गए थे। वाह। तो मुंबई से फिर रिकॉर्ड करके 25 मिनट का एक वो रिकॉर्डिंग भेजा। उन्होंने पैनल बैठता है उनका 8-10 लोगों का उस समय, और उस समय सभी उस्ताद लोग थे मतलब वहाँ पे। निसार हुसैन खां साहब, लताफ़त हुसैन खां साहब, के.जे. गिंडे साहब, इचल करंजीकर जी, मुनव्वर अली खां साहब, गिरजा देवी जी, वाह, ये सारे, मशकूर अली खां साहब, अच्छा, ये सारे ही, विजय किचलू साहब जो उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, आगरा घराने के बहुत बड़ा नाम है वो। तो रिकॉर्डिंग भेजा गया, सिलेक्शन वैसे ही ये हुआ कि आपको आना है और ग्रेडेशन टेस्ट होती है वहाँ। मेरी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा ये है कि पहली रिकॉर्डिंग जो आपने भेजी वहाँ, जी, क्या गाया था आपने? एक आध उसका कुछ अंतरा या मुखड़ा सुना दें? नहीं, अभी तो मुझे खैर राग तो पता है, राग लेकिन बंदिश का तो मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। मैंने वैसे उस समय भोपाली भेजा था। वाह। और उसका भी एक किस्सा है, अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं। बिल्कुल। कि पंडित अजय चक्रवर्ती जी का मुंबई में प्रोग्राम था जी। तो उनसे मुलाकात करने के लिए मैं और मेरी जो दादी हैं डॉक्टर सुशीला ताई पोहनकर, वो गए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मतलब इस तरीके का प्रोसीजर जो होता है कि पहले रिकॉर्डिंग भेजें, फिर अगर वो मान्य हो जाता है तो फिर वो ग्रेडेशन टेस्ट के लिए बुलाते हैं। फिर ग्रेडेशन टेस्ट में आपको सब जो पैनल है वो बैठते हैं और आपको परफॉर्म करना है 15 मिनट 20 मिनट समथिंग। और उसके बाद फिर बाद में आपको पता लगता है आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। और वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की जो आप बात कर रहे थे, जी।
तो उसमें दो तरीके हैं। एक तो रेसिडेंशियल स्कॉलर करके सिलेक्शन होता है, एक नॉन रेसिडेंशियल स्कॉलर होता जी है। जी तो नॉन रेसिडेंशियल स्कॉलर्स जो होते हैं वो कैंपस के बाहर, मतलब अगर बाहर से आए हैं, जी नॉट इन कोलकाता, तो वो अपना रेंट पे घर वर लेके जो जो भी है अच्छा। वो, और जो रेसिडेंशियल है वो कैंपस में रह के, हॉस्टल में रह के सीख सकते हैं। तो आप जब वहाँ ज्वाइन किए जी तो ये कितने सालों का रहता है कोर्स, कितने, और आप ऐसे रिसर्च स्कॉलर भी रहे हैं ऐसे हमको जानकारी मिली है, जी तो वो प्रक्रिया क्या थी जरा बताना चाहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि इस तरह का कोर्स नहीं है वहाँ। अच्छा। वो गुरुकुल पद्धति होती है, गुरु शिष्य परंपरा वो में भी जो वहीं। जैसे सिखाते हैं कि गुरु बैठे हैं सामने, बैठ के आपको तालीम दे रहे हैं, आप अच्छा सीख रहे अच्छा। हैं। जी और इस तरीके से कोई मतलब ये नहीं होता कि जैसे जैसे बीए एमए वगैरह में हाँ, होता है वही कि वही 2 जाना है। साल 4 साल हाँ हाँ। का कोर्स है और इतना सिलेबस में है और उतना राग करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। इनिशियली नहीं था, मतलब अब तो खैर फिर भी उन्होंने कर दिया है कि आपकी उम्र अगर 30 साल हो गई हो तो आप मतलब छोड़ के जा सकते हैं। तो एज ए रिसर्च स्कॉलर आप वहाँ रहे, जी तो उसमें क्या था, शोध का विषय आपका कौन सा राग था या संगीत की कौन सी परंपरा पर आपने काम किया? नहीं, मैंने गाना सीखा है, जी घरानेदार गायकी जो जी जी। होती है वहाँ। वहाँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 11 साल, और वहाँ पे मेरे गुरु थे उस्ताद मशकूर अली ख़ान साहब, उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब। तो उनके पास घराने की तालीम ली। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, जी, जो आईटीसी में भी उसका पालन किया जाता है? आईटीसी में ही पालन किया जाता अच्छा। है। जी और आपने इंदौर में भी जो सीखा जी, वो भी वो भी गुरु शिष्य। हाँ जी तो इस तरह से साधना करते करते जी एक कलाकार को, एक गायक को किसी विशेष राग में या किसी विशेष धुन में या किसी संगीत के किसी खास अंदाज में जी रुझान हो जाता है। जी। तो आपके उस साधना काल में किस राग प्रति आपका रुझान बढ़ा या आपने ज़्यादा उसको प्रयोग में लिया, बताना देखिए, चाहेंगे? ऐसे तो कहना मुश्किल है क्योंकि हर राग ही अपनी खूबसूरती लिए हुए है, और उस खूबसूरती को समझना, जानना, पहचानना और उसको महसूस करके एक्सप्रेस करना, यही एक मुझे लगता है कि एक जो एक वोकलिस्ट है उसका काम होना चाहिए। और उसी तरीके से हर राग में खूबसूरती है, हर राग अच्छा है। फिर भी जैसे कभी आपने साधना काल में या कहीं मंच पर प्रस्तुति दी है, तो ऐसी कोई बातें जो आपको एक अद्भुत आनंद देती रही हो, या आपको ऐसा लगा हो कि ये एक रूहानी जो भाव आता है ना, ऐसा कुछ महसूस हुआ हो तो बताना चाहेंगे? कई बार हुआ है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में जो 2008 में मैंने सिडनी में गाया था। जी जी। और वैसे तो प्रोग्राम वो सुबह का था, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का, और तकरीबन 2 घंटे का 3 घंटे का प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने बिल्कुल सोचा था कि हाँ भाई 9 साढ़े 9 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, फिर जी। अपने रियाज में लगेंगे ये वो। अब वो चीज़ ऐसी हुई कि ऑडियंस बैठी रही और हम गाते रहे, और उनकी फरमाइशें आती गई। बाद में मुझे कहना पड़ा कि अब बस कीजिए, लेकिन वो कंटिन्यूअसली वो चल रहा था कि टोटल 18 घंटे मैंने नॉन स्टॉप गाया है। ओह। जी। ये जो आप इतने लंबे समय तक अभ्यास में बैठ पाते हैं, 18 घंटे, तो आज भी क्या रियाज, अभ्यास में नहीं, परफॉर्मेंस में बैठ पाते हैं, मतलब निश्चित रूप से आपका रियाज भी वैसे ही रहा है। जी आप लगातार लंबा समय रियाज में देते रहे होंगे। जी। तो अभी वर्तमान में कितना समय लगता है आपको रियाज में, या आप हमारे 9 कलाकारों को जो सीख रहे हैं इस दिशा में, उन्हें शुरुआती दौर में
रियाज के लिए कितना समय देना चाहिए, कैसा रियाज करना चाहिए, बताना चाहेंगे? डिपेंड करता है, हर शागिर्द का एक पर्सपेक्टिव अलग होता है, सोच अलग होती है। जी जी। उसके गले का टोन, टेक्सचर, हर चीज़ अलग होती है, उसके सोचने का ढंग अलग होता है। जैसे मैं अगर कोई एक पैटर्न बता रहा हूँ, वो एक अलग ढंग से उसको रिएक्ट करेगा, मतलब अच्छा, बेसिकली तो जी। एक्शन रिएक्शन तो होता ही रहता है। तो और अच्छा लगता है जब शागिर्द लोग मेहनत करके और गुरु से निकलवाएं। क्या बात है, ये वाह। मतलब क्योंकि ये पुराने हमारे जो उस्ताद हैं, ये जी कभी जी, खुद होके नहीं देते थे, बेटा ये बहुत जी। दरबारी ले लो, ये यमन ले लो, ये ऐसा ले लो, ये वो ऐसा ले लो। हमको भी मेहनत करनी पड़ी और इजीली कुछ हासिल होता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो ये बात है। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि आपके उस अध्ययन काल के समय में उस्ताद राशिद खां भी आपके सहपाठी थे, साथ में पढ़ते रहे, सीखते रहे। क्या अनुभव रहा, ऐसा कुछ देखिए, आप आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी की बात कर रहे हैं। मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ पे चूँकि मेरे गुरु उस्ताद मशकूर अली खां साहब, उस्ताद मुबारक अली खां साहब, वहाँ पे मैं उनके पास तालीम लेता था उस समय। हाँ, चूँकि उस्ताद राशिद खां साहब जो हैं वो हमारे सीनियर थे और काफ़ी सीनियर है, मतलब मेरे से तकरीबन 11 साल बड़े हैं जी। तो उनका भी सानिध्य मिला मुझे। अच्छा। और उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला। निसार हुसैन खां साहब से भी काफ़ी कुछ रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए या इस तरीके से काफ़ी कुछ सीखने मिला। और वहाँ पे उस समय ऐसा था कि आप कहीं भी आप जाके सीख सकते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर गुरु अलॉट किए जाते थे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी और के पास नहीं जा सकते। जी। आजकल ऐसा हो गया है, जी। एटलीस्ट आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में। जी जी। तो पंडित अजय चक्रवर्ती थे उस समय। उनके मतलब अगर मैं कहूँ कि उनके जो क्वार्टर दिया गया था उनको, उनके ऊपर ही बॉयज़ हॉस्टल था। तो हमको रोज़ ही सुबह सुनने मिलता था, कभी याद पिया कि आए गा रहे हैं, कभी सैया बिना घर सूना गा रहे हैं, कभी भोपाली में गा रहे हैं, कभी यमन गा रहे हैं। तो हमको भी मिलता था। और वहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अगर घूम भी रहे हैं ना, तो सबकी निगाह आपके ऊपर रहती थी कि ये सिर्फ घूम रहा है कि पलटे कर रहा है। क्या बात है। सरगम पलटे हों, तान पलटे हों, इस तरीके से। तो वो एक बन जाता है वो कि किस तरीके से करना है। आप लगातार बड़े मंचों में कार्यक्रम देते आ रहे हैं जी। और अनेक पुरस्कारों से भी आपको सम्मानित किया गया है। तो कुछ पुरस्कारों का जिक्र करना चाहेंगे? क्या पुरस्कार सबसे मिला? पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में एक तो मेरा एज अ स्कॉलर सिलेक्शन हुआ और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला और फिर इमीडिएटली मुझे सुरमणि का अवार्ड मिला जी। जो मुंबई में सुर श्रृंगार परिषद करके हैं, वो उनके द्वारा दिया गया जाता है। उसके बाद फिर काशी संगीत समाज की तरफ से मुझे बनारस में अवार्ड दिया गया। और अगर क्लासिकल को एक तरफ रख के अगर अलग जॉनर्स में देखा जाए तो गज़लों में गज़ल भी गाता हूँ मैं जी। तो वहाँ मिनी मेहदी हसन अवार्ड मिला गया उनके ही हाथों। वाह। और वो भी इंदौर में। वाह। और गुलाम अली साहब भी थे वहाँ। तो इस तरीके से कुछ अवार्ड्स हैं। कितनी खुशी। इवन मैं एक्टिंग भी करता हूँ, तो अभी वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर करके भी मुझे खमरूबू फिल्म फेस्टिवल में मिला है। अपना कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला है। द सेंट करके है, एक और शॉर्ट फिल्म थी जो दर्पण करके, वो चाइल्ड लेबर पे थी। जी। तो सबसे खुशी की बात यह है कि जिस शहर में आपका बचपन बीता वहीं आप पुरस्कृत हुए,
बड़ी हस्तियों के हाथों, ये बड़े गर्व की बात है। पारितोष जी, ये जो संगीत की यात्रा है आपकी इतने लंबे समय से चल रही है और आप एक साधक हैं, क्या आगे योजना लगती है आपको, और छत्तीसगढ़ से जुड़ाव आपका कैसा हुआ? क्योंकि हम ऐसा कुछ हमें पता लगा कि आप छत्तीसगढ़ आते रहते हैं। जी तो जी, बताना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ बने हुए 23 साल हो चुके हैं, जी। मतलब 2000 में बना था जी और मेरी पैदाइश 1977 की है। जी। तो उस समय मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो एक ही था। और दूसरी मेरा जो जुड़ाव जो छत्तीसगढ़ से है, तो मेरी जो दादी हैं डॉक्टर सुशीला ताई पोहनकर, उनका जन्म स्थान मतलब बेमित्रा है। और वो छत्तीसगढ़ की अब तो छत्तीसगढ़ कहा जाएगा उसको। तो छत्तीसगढ़ में लोकगीत और छत्तीसगढ़ी लोकगीत और बुंदेलखंडी लोकगीत में फर्स्ट वुमन, मतलब फर्स्ट औरत ऐसी जो जिनको अवार्ड मतलब उनको ये दिया गया, वो पीएचडी हैं। अच्छा। छत्तीसगढ़ी लोकगीत और बुंदेलखंडी। तो ये एक मेरा जुड़ा ये है। वाह। तो छत्तीसगढ़ में भी क्या कोई ऐसी योजना है आपकी कि यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के जिज्ञासुओं को आप संगीत में प्रेरित करें या सिखाएं? ज़रूर। जो मेहनती होंगे और जो जिज्ञासु होंगे, जिनको सीखना है और ईमानदारी से सीखना है, ऐसा नहीं कि जस्ट क्योंकि कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं या कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि 1-1.25 साल सीख लिया, बहुत हो गया, अब टीवी पे कब आएंगे, हमारे प्रोग्राम्स कब होंगे। तो ये भी होता है। तो मैं तो यही बताऊंगा कि हाँ, अच्छे गुरु के पास सीखिए। और यहाँ पे चूँकि जैसे मेरा विचार है कि एकेडमी शुरू की जाए जी। और उसको जैसे जैसे स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना, अकेले चले थे और कारवा बनता गया। वाह। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की ज़मीन पर कि आप यहाँ आके सिखाएंगे और आपके सानिध्य में हमारे कलाकारों की प्रतिभाएं निखरेंगी। मेरा ये निवेदन था आपसे कि आप अभी वर्तमान में विद्यार्थियों को किस तरह सिखा रहे हैं, कहाँ सिखाते हैं? नॉर्मली मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ। ऑनलाइन सिखाता हूँ। यहाँ पे भी मेरा विचार है कि मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊं जी और संगीत का प्रचार करूं। बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। जी, शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जाते जाते एक आध कोई बंदिश या कोई राग तरंगा आप सुनाएं हमारे दर्शकों को। यमन ही सुना देता हूँ। स्वागत है आपका। बंदिश है जी। तू जग में शर्म रख मेरी, तू जग में शर्म रख मेरी, तू सोई पाक परवरदिगार, तू सोई पाक परवरदिगार, तू जग में शर्म रख मेरी। पमगरे गमदनि रे गरे धनि धनि रे नि मदनि धरे गमदनि द पमरे ग पमगरे सा, तू जग मदनि रे समरे सम समनि मद पमगरे गमदनि रे गरे नि द मगरे सा, तू जग में शर्म रख मेरी। पैदा किए की लाज तुम्हें हो, पैदा की ये की लाज तुम्हें हो, तुम दाता चेरते
शर्म रख मेरी, तू जग में तू जग में तू जग में शर्म रख मेरी, शर्म रख मेरी, शर्म रख वाह, बहुत ही अच्छा। आज आपसे बातचीत करके मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दर्शकों को इस महान हस्ती से रूबरू होने का मौका मिला, और मैं ये भी विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि पारितोष जी छत्तीसगढ़ में आएँ और यहाँ के कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, उनके गुरु बने, और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भी एक बेहतरीन शास्त्रीय संगीत के उस्ताद बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। और आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया।